एक गांव में खंडहर के पास एक तालाब था जिसमें चुड़ैल का साया था। फिर एक रात रामू उसी तालाब के पास से गुजरता है। आजा पिया तू ही प्यार दूं, गोरी भैया तू पे वार दूं। अरे वाह वाह, क्या सुरीली आवाज है। लगता है मेरे सपनों की रानी मुझे बुला रही है। वैसे भी मेरी शादी नहीं हो रही है। लगता है आज मेरा इंतजार खत्म हुआ। रामू तालाब के पास जाता है। तालाब में से आवाज आती है, आओ राजा, मैं कब से तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। आवाज तो तालाब से आ रही है। अरे तुम मेरे सामने तो आओ। नहीं नहीं, मुझे शर्म आती है। तुम अंदर आओ, देखो मैंने हमारी शादी का सारा इंतजाम यहाँ कर रखा है। आओ ना, मेरे जादू से तुम पानी में नहीं डूबोगे। आ जाओ। हाँ हाँ, आता हूँ। जिस पल का इंतजार था वो घड़ी आ गई। चलो चल के देखते हैं अंदर। फिर राजू अपने जूते तालाब के बाहर उतारता है और उस तालाब के अंदर चला जाता है। अरे मेरी रानी, तुम कहाँ हो? देखो अब तो मैं अंदर आ गया। अब तो मुझसे शर्माओ मत, सामने आ जाओ। मैं यहीं तो हूँ, मुझे ढूंढो। तालाब के अंदर एक गुफा बनी होती है जहाँ से आवाज आ रही होती है। ये आवाज तो इस गुफा की तरफ से आ रही है, लेकिन कमाल का जादू है। लगता है कोई परी है ये। पानी में भी मुझे कुछ नहीं हो रहा और मैं आराम से सांस ले पा रहा हूँ। अरे वाह 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 वाह। राजू गुफा के पास जाता है। देखो तुम इस गुफा में हो ना, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। धप्पा। चलो अब बाहर आ जाओ। जैसे राजू उस गुफा के पास जाता है वो चुड़ैल उसके सामने आ जाती है। अरे मर गया रे, ये क्या चुड़ैल? अरे अरे नहीं नहीं नहीं, हे भगवान मेरी रक्षा करो। अरे तुम कौन हो? मेरी रानी कहाँ है जो मुझे बुला रही थी? मैं तो शादी करने आया हूँ, तुम बीच में कहाँ से आ गई? अरे राजा जी, डरते क्यों हो? मैं किसी परी से कम थोड़ी हूँ। देखो मेरी तरफ, मैं ही हूँ तुम्हारी दुल्हन। चुड़ैल दुल्हन के कपड़ों में होती है और वहाँ आसपास कंकाल पड़े होते हैं, जिन्हें देखकर राजू और भी डर जाता है। नहीं नहीं, तुम तो चुड़ैल हो। मैं कुंवारा नहीं मरना चाहता। मुझे जाने दो, मेरा शादी का ख्वाब अधूरा रह जाएगा। अरे तुम्हें मैंने कितने प्यार से बुलाया है, और देखो इतनी सारी खाने की चीजें भी है मेरे पास। तुम थक गए होंगे तो खा पी लो, फिर चले जाना। क्या अगर मैं खा लूंगा तो मुझे जाने दोगी? लगता है तुम अच्छी चुड़ैल हो, मैं फालतू में ही डर रहा हूँ। ठीक है, लाओ खाना। अभी तो खाना बनाना है, मैं तो दुल्हन हूँ, मेरा मेकअप खराब हो जाएगा। तो मैं आपकी मदद कर देता हूँ। बताइए, मछली पकड़ के लाऊं या प्याज वगैरह काट दूं? है? लेकिन यहाँ चारों तरफ इंसानों के कंकाल हैं और रसोई कहाँ है? खाना बनाने की क्या जरूरत है, ऐसे कच्चा चबा जाती हूँ मैं तो। अच्छा, मैं तो पका हुआ ही खाता हूँ, आप कच्चा ही खा लेना। वैसे आज खाने में बनाना क्या है? तुम्हारा सर। अरे मर गए रे, तुमने तो मुझे शादी करने के लिए बुलाया था ना, फिर अपने होने वाले पति को कैसे खाओगी? हे भगवान, मैं ये कहाँ फंस गया आज। तुम बैठो, मैं अभी आई। ललिता मुझसे कब से शादी करने को मरे जा रही थी, लेकिन मेरे ही नखरे थे कि और सुंदर बीवी चाहिए, और सुंदर बीवी चाहिए। ले राजू बेटा, अब ये चुड़ैल मिली है, अब इसी से काम चलाना पड़ेगा। अब मैं क्या करूं? ललिता मुझे माफ कर। दूसरी ओर ललिता, जो कि राजू की पड़ोसन होती है, उसके लिए बहुत परेशान होती है। अरे राजेश भैया, आज राजू घर वापस नहीं आया आपने, वो किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गया? बहन, तू उसके लिए हर वक्त परेशान होती है, और वो है जो तेरी तरफ देखता तक नहीं। भैया, आपको तो पता है ना, मैं बचपन से ही राजू के साथ हूँ। वो सब छोड़ो, अभी मैं जा रही हूँ राजू को ढूंढने, वो जरूर किसी मुसीबत में होगा। फिर ललिता सब जगह राजू को ढूंढती है। राजू, 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 तुम कहाँ हो? राजू,
फिर ललिता की नजर तालाब के पास रखे जूतों पर पड़ती है। अरे, ये जूते तो राजू के ही हैं। इसका मतलब राजू इस तालाब में चला गया। ओह, इसमें तो चुड़ैल का साया है। जरूर उस चुड़ैल ने बहकाकर मेरे भोले भाले राजू को अंदर खींच लिया होगा। पर अब मैं क्या करूं? मुझे अपने राजू को बचाना ही होगा। राजू, राजू। अरे, ये तो ललिता की आवाज लगती है। मेरी ललिता आ गई। ललिता, मैं यही हूँ। मैं यहाँ फंस गया हूँ। ललिता, तुम जाओ, यहाँ चुड़ैल है, जाओ। नहीं, मैं तुम्हें मुसीबत में छोड़कर नहीं जा सकती। मैं भी अंदर आ रही हूँ। इतना बोलकर ललिता भी तालाब में चली जाती है। ललिता, तुम अंदर क्यों आ गई? मैंने तुम्हारे साथ कभी अच्छा व्यवहार नहीं किया और तुम मेरे लिए अपनी जान जोखिम में डाल रही हो। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हें यहाँ से सही सलामत लेकर जाऊंगी। मेरे पास एक तरकीब है। ललिता राजू के कान में तरकीब बताती है। ठीक है, तुम छुप जाओ जल्दी। फिर ललिता गुफा में एक बड़े से पत्थर के पीछे छिप जाती है। तभी चुड़ैल आती है। चलो राजू, मरने के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है, तुम मुझे मारना ही चाहती हो तो मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन एक बात बताओ, तुमने ये शादी का जोड़ा क्यों पहना है? क्योंकि मैं शादी के दिन ही मरी थी। मेरी शादी होने वाली थी, तभी मेरा दूल्हा किसी और लड़की के साथ भाग गया। मैंने इस तालाब में आत्महत्या कर ली थी और तब से मुझे आदमजात से नफरत हो गई। लेकिन सब मर्द एक जैसे नहीं होते। आप तो कितनी सुंदर हो। कोई बेवकूफ ही होगा जो आपसे शादी ना करे। मुझे तो आपसे प्यार हो गया। हाँ, क्या आप मुझसे शादी करोगी? हम हमेशा इस तालाब में साथ रहेंगे। बोलो, क्या कहती हो? क्या तुम्हें मैं सुंदर लगी? ठीक कह रहे हो तुम। तो ठीक है, फिर चलो शादी करते हैं। उधर दूसरी ओर राजेश सभी गांव वालों को इकट्ठा करके तालाब पहुंचता है। सरपंच जी, देखो, राजू और मेरी बहन इसी तालाब में हैं। हमें इस तालाब को हमेशा के लिए चुड़ैल के साए से मुक्त करना होगा। अरे भाई, मैं तो यही चाहता हूँ कि गांव की पानी की समस्या जो इस चुड़ैल की वजह से है वो भी खत्म हो जाए। अरे चुड़ैल जी, बस हम अकेले अकेले शादी करेंगे तो क्या मजा। चलो बाहर चलते हैं, सारे गांव के सामने शादी करेंगे। मुझे बेवकूफ समझा है क्या? बाहर शादी करेगा ताकि भाग सके तू? यहीं करेंगे शादी। अरे, ये चुड़ैल तो पहली बात के लिए ही नहीं मानी। चलो राजू, अब दूसरी तरकीब लगाओ। फिर राजू और चुड़ैल एक दूसरे को माला पहनाते हैं। अरे, फेरों के लिए लकड़ियाँ चाहिए, आग जलानी पड़ेगी। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, मैं जादू से अभी आग लगा देती हूँ। फिर चुड़ैल आग लगा देती है और दोनों फेरे लेने शुरू करते हैं कि तभी ललिता चुड़ैल के पीछे से आकर अग्निकुंड में से एक जलती लकड़ी लेकर चुड़ैल की चुन्नी में आग लगा देती है। चुड़ैल के कपड़े जलने लगते हैं। अरे मर गई रे! धोखा किया तूने मेरे साथ राजू, फिर से धोखा। नहीं, धोखा नहीं, मैंने तुम्हें इस चुड़ैल की बुरी जिंदगी से छुटकारा दिलाया है। चुड़ैल जलकर राख हो जाती है और चुड़ैल के जलते ही तालाब से जादू खत्म हो जाता है। फिर ललिता और राजू दोनों शादी करके खुशी खुशी रहने लगते हैं। काजल अपने माँ और पिताजी के साथ एक छोटे से शहर में रहती थी। काजल की माँ घर में खाना बनाकर डिब्बे में पैक करके काजल के पिताजी केशव को दिया करती थी और केशव खाने के डिब्बे फैक्ट्री में पहुँचाने का काम करते थे। इसी से उनके घर का खर्च चलता था। काजल बहुत ही सुंदर और सुशील लड़की थी। काजल के पिताजी केशव को काजल की शादी की बहुत चिंता रहती थी। एक दिन केशव अपनी पत्नी से बोलता है, अरे भाग्यवान, काजल अब बड़ी हो गई है, क्यों ना अच्छा सा लड़का देखकर उसकी शादी कर दें। अजीब बात तो आप बिल्कुल सही कहते हो। वैसे भी आजकल का माहौल बहुत खराब है, इसलिए जवान लड़की का टाइम से ब्याह कर देना ही ठीक है। तभी वहाँ काजल आ जाती है और अपनी माँ से बोलती है, अरे वाह माँ, आज तो खाने की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ बेटा, मैंने अभी अभी डिब्बे में खाना पैक किया है, इसीलिए खाने की खुशबू आ रही है। तेरे पिताजी बस खाने के डिब्बे फैक्ट्री में पहुँचाने के लिए जाने ही वाले हैं। पिताजी,
रास्ते से मेरे लिए खाने की कोई बढ़िया सी चीज लेकर आना। केशव हंसते हुए काजल से बोलता है। हे भगवान, काजल बिटिया तुम इतनी बड़ी हो गई हो पर तुम्हारा बचपना नहीं गया। ठीक है, मैं आते वक्त रास्ते से कुछ खाने के लिए ले आऊंगा। ऐसा बोलकर काजल के पिताजी खाने के डिब्बे लेकर वहाँ से चले जाते हैं। वे फैक्ट्री में खाने के डिब्बे पहुँचाकर घर आ रहे होते हैं कि रास्ते में अचानक उनकी तबीयत खराब हो जाती है और वो चक्कर खाकर जमीन पर गिर पड़ते हैं। कुछ लोग केशव को उसके घर छोड़ाते हैं। काजल जल्दी से डॉक्टर को बुला लेती है और डॉक्टर केशव का इलाज करता है। उसे 1 महीने का आराम करने के लिए बोल देता है। केशव बहुत दुखी होकर बोलता है। हे भगवान, अब क्या होगा? अब कैसे खाना फैक्ट्री के लोगों तक पहुंचेगा? हे भगवान, ये क्या हो गया मेरे साथ? ये क्या हो गया? तभी काजल अपने पिताजी से बोलती है। अरे पिताजी, आप चिंता क्यों करते हो? जब तक आप पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते तब तक मैं फैक्ट्री में खाने के डिब्बे ले जाया करूंगी। और वैसे भी कुछ ही दिनों की बात है, तब तक आप आराम करो। आपकी बेटी सब संभाल लेगी, आप बस अपना ध्यान रखो। अगले ही दिन काजल की माँ खाना बनाकर डिब्बे में पैक कर देती है और काजल खाने के डिब्बों को फैक्ट्री ले जाती है और फैक्ट्री के बाहर खड़े होकर आवाज लगाने लगती है। ओ भाई साहब, खाने के डिब्बे ले जाइए। फैक्ट्री से रमेश नाम का एक लड़का बाहर आता है और वो काजल को देखकर बोलता है। अरे तुम कौन हो? और खाने के डिब्बे तो केशव काका लेकर आते हैं। केशव काका मेरे पिताजी हैं और वो कुछ दिनों तक खाने के डिब्बे लेकर नहीं आ पाएंगे, इसलिए अब से मैं ही खाने के डिब्बे लेकर आया करूंगी। अच्छा, तो तुम केशव काका की बेटी हो। नाम क्या है तुम्हारा? जी मेरा नाम काजल है। काजल रमेश को खाने के डिब्बे पकड़ाती है कि तभी रमेश काजल का हाथ पकड़ लेता है। काजल रमेश से गुस्से में बोलती है। अरे ये क्या बदतमीजी है? ओहो काजल जी, वो तो डिब्बे के साथ गलती से तुम्हारा हाथ पकड़ लिया, और फिर गलती हो भी क्यों ना, तुम हो ही इतनी सुंदर। काजल जल्दी से डिब्बे पकड़ाकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन काजल फिर से खाने के डिब्बे लेकर फैक्ट्री जाती है। पहले से रमेश फैक्ट्री के बाहर अपने एक दोस्त अमन के साथ वहाँ खड़ा होता है। जैसे ही काजल डिब्बे लेकर आती है, रमेश काजल से बोलता है। क्या बात है, आज तो काजल बहुत ही सुंदर लग रही हो। मेरे साथ घूमने चलोगी? बहुत मजा आएगा। नहीं नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना और ये पकड़ो अपने खाने के डिब्बे और मुझे जाने दो। तभी रमेश का दोस्त अमन काजल का हाथ पकड़ लेता है और काजल को छेड़ने लगता है। अरे काजल, इतनी भी क्या जल्दी है घर जाने की? जरा हमसे तो मीठी मीठी बातें कर लो, फिर चली जाना। देखो मेरा हाथ छोड़ो, नहीं तो मैं शोर मचा दूंगी। अरे यार जाने दे इसे, आखिर कब तक हमसे बचेगी? और हाँ काजल, आज रात को 2 खाने के डिब्बे लेकर आना। फिर काजल वहाँ से चली जाती है और घर जाकर अपनी माँ के पास बैठ जाती है। काजल की माँ काजल से बोलती है। काजल क्या बात है, कुछ परेशान लग रही है? काजल सोचने लगती है, अगर मैंने बताया कि फैक्ट्री के कुछ लोग मुझे छेड़ते हैं तो माँ मुझे डिब्बे लेकर जाने नहीं देंगी, और अगर मैं डिब्बे लेकर नहीं गई तो वो लोग पिताजी का काम छुटवा देंगे। नहीं नहीं, अभी मुझे माँ को कुछ भी नहीं बताना चाहिए। वैसे भी कुछ ही दिनों की तो बात है। अरे माँ कोई बात नहीं है, तुम भी ना बेकार ही चिंता करती हो। माँ आज रात 2 खाने के डिब्बे पैक कर देना, फैक्ट्री लेकर जाने हैं। ठीक है बेटी, कर दूंगी, पर तुम ध्यान से जाना, ठीक है? काजल रात को खाने के डिब्बे लेकर जाती है। रमेश फैक्ट्री के बाहर खड़ा काजल के आने का इंतजार कर रहा होता है। जैसे ही काजल डिब्बे लेकर आती है, रमेश काजल के पास जाता है और काजल से बोलता है। अरे काजल रानी, मैं कब से बाहर खड़े तुम्हारा ही इंतजार कर रहा। अरे रोज तो खाना देकर चली जाती हो, पर आज तो मुझे अपने इन सुंदर हाथों से खाना खिला दो। ऐसा बोलकर रमेश काजल को वहाँ से जाने नहीं देता, पर काजल किसी तरह रमेश को धक्का देकर वहाँ से भाग निकलती है। काजल घबराई हुई वहाँ से भागते हुए जाती है कि तभी रास्ते में काजल एक ट्रक से टकरा जाती है और उसी समय काजल की मौत हो जाती है और काजल एक डरावनी चुड़ैल में बदल जाती है। चुड़ैल बोलती है, ये सब उस रमेश की वजह से हुआ है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। फिर चुड़ैल काजल का रूप लेकर अपने घर जाती है और बोलती है, जब तक पिताजी ठीक होकर काम पर जाने नहीं लगते तब तक मैं काजल के रूप में उनके साथ ही रहूंगी। काजल को देखकर उसके पिताजी काजल से बोलते हैं। अरे ओ काजल बिटिया, जरा मेरे पास बैठो। काजल पिताजी के पास जाकर बैठ जाती है। काजल बेटी, मेरी वजह से तुम्हें दिन में और रात में भी फैक्ट्री में डिब्बे पहुंचाने जाना पड़ता है, पर बेटी अब मैं पहले से काफी ठीक हूँ। अब कल से मैं ही डिब्बे ले जाया करूँगा। तभी काजल अपने पिताजी से बोलती है, ओहो पिताजी, आप भी ना, अरे कुछ दिन और आराम कीजिए, फिर तो आपको ही काम पर जाना है। देखो ना माँ, पिताजी तो सुनते ही नहीं है, अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुए कि इन्हें काम पर जाना है।
अब आप ही समझाओ इन्हें, मैं तो चली सोने। ऐसा बोलकर काजल अपने कमरे में चली जाती है और अगले दिन काजल फिर खाने के डिब्बे फैक्ट्री पहुंचाने के लिए जाती है। रमेश पहले से ही फैक्ट्री के बाहर खड़ा काजल का इंतजार कर रहा होता है। जैसे ही काजल को देखता है वो काजल से बोलता है, ओह, आ गई काजल मैडम। कल रात तो मुझे चकमा देकर भाग गई थी, पर आज मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। देखता हूँ कैसे भागती है। ऐसा बोलकर रमेश काजल से खाने के डिब्बे लेकर रख देता है और काजल का हाथ जोर से पकड़ लेता है। काजल को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने चुड़ैल के रूप में आ जाती है। काजल को चुड़ैल के रूप में देखकर रमेश बहुत डर जाता है। तभी चुड़ैल रमेश से बोलती है, तूने मुझे अकेला देखकर बहुत परेशान किया है, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तेरी वजह से आज मेरी ये हालत है, अब देख मैं तेरा क्या करती हूँ। रमेश डरते हुए चुड़ैल से बोलता है, अरे तुम तो काजल थी, फिर ये डरावनी चुड़ैल कैसे बन गई? कमीने, तेरी वजह से ही मैं चुड़ैल बनी हूँ। बहुत छेड़ता था ना रोज मुझे, आज मैं तुझे अपने हाथों से खाना खिलाती हूँ। ऐसा बोलकर चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है। अरे मैं तो मर गया रे। अरे चुड़ैल जी, मुझे जाने दो, मुझसे गलती हो गई। आज के बाद मैं किसी भी लड़की को नहीं छेड़ूंगा। मुझे माफ कर दो चुड़ैल जी, मुझे माफ कर दो। ऐसे कैसे तुझे मैं जाने दूं? अकेला देखकर मुझे छेड़ता था ना, आज मैं तुझे अकेला देखकर तेरी चटनी बनाऊंगी और तुझी को खिलाऊंगी। ऐसा बोलकर चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है। मौका देखकर रमेश वहाँ से भाग जाता है और भागते हुए रमेश भी गाड़ी से टकरा जाता है और उसकी भी काजल की तरह ही मौत हो जाती है। ये सब देखकर चुड़ैल को बहुत खुशी मिलती है और वो बोलती है, इसके मरने से मेरे कलेजे को बहुत राहत मिली है। अभी तो इसके दोस्त अमन को भी सबक सिखाना बाकी रह गया है, तभी मेरे कलेजे को पूरी राहत मिलेगी। ऐसा बोलकर चुड़ैल काजल के रूप में अपने घर वापस जाती है और रात होते ही काजल अपनी माँ से डिब्बे में खाना पैक करा लेती है और डिब्बा लेकर फैक्ट्री चली जाती है। फैक्ट्री पहुंचकर काजल आवाज लगाती है, अरे साहब, खाने का डिब्बा लाई हूँ, आकर ले जाइए। अमन फैक्ट्री से बाहर आता है और बोलता है, अरे काजल तुम, और आज रात को तो खाने का डिब्बा नहीं मंगाया? चलो अब तो माँ ही गई हो तो डिब्बा दे ही दो। अमन मुस्कुराते हुए, आज तो मेरे मजे हैं। अच्छा है आज रमेश यहाँ नहीं है। अरे काजल रानी, जरा मेरे पास तो आओ। ऐसा बोलकर अमन काजल को पकड़ लेता है। तभी काजल हंसते हुए अपने चुड़ैल के रूप में आ जाती है। चुड़ैल को देखकर अमन घबराते हुए बोलता है, हे भगवान, ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? अरे भगवान जी, मुझे बचा लो। आज तो तुझे मेरे हाथों से कोई भी नहीं बचा सकेगा। आज तो तेरी मौत पक्की है। तुझे भी मैं रमेश के पास ऊपर पहुंचा देती हूँ। तुम दोनों ने मुझे बहुत परेशान किया, जिसकी वजह से मेरी मौत हो गई। मेरे माँ पिताजी का एक मैं ही सहारा थी, और जब उन्हें ये पता चलेगा कि अब मैं नहीं रही तो उन दोनों पर क्या बीतेगी। काजल, मैं सच में तुम्हारा गुनहगार हूँ, इसलिए तुम जो सजा मुझे दो वो मुझे मंजूर है। तुम्हें अपनी गलती का पछतावा है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। काजल को भी मुक्ति मिल जाती है और वो हमेशा के लिए वहाँ से चली